बंगाल एक समय सिर्फ भारत नहीं बल्कि एशिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाने वाला इलाका। ढाका की मलमल, मुर्शिदाबाद का रेशम, हुगली का सूती वस्त्र। इतिहासकार ओम प्रकाश और इरफान हबीब बताते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में बंगाल का वस्त्र यूरोप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक जाता था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार 1700 के आसपास भारत वैश्विक जीडीपी का लगभग 22 से 24% हिस्सा रखता था। उस समृद्धि में बंगाल एक केंद्रीय धुरी था। लेकिन आज तस्वीर अलग है। बंद मिले जंग खाती मशीनें छोड़कर जाते उद्योगपति। क्या उद्योग खुद चले गए या उन्हें जाने पर मजबूर किया गया? यह कहानी भावनाओं की नहीं, तथ्यों की है। यह इतिहास, नीति और राजनीतिक अर्थशास्त्र की कहानी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मृत्युंजय शर्मा और आज हम बात करेंगे बंगाल से उद्योगों के पलायन पर। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल देश की औद्योगिक धुरी थी। कोलकाता बंदरगाह पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग बना हुआ था। हावड़ा की फैक्ट्रियां रेलवे उपकरण और भारी मशीनरी तैयार करती थी। हुगली नदी के किनारे जूट मिलों की कतार थी। दुर्गापुर आसनसोल बेल्ट कोयला और इस्पात का केंद्र था। 1950 और 60 के दशक में संगठित उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी उल्लेखनीय रही और फैक्ट्रियों में रोजगार का बड़ा भाग यहीं सिमटा था। तब कोलकाता को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता था। हालांकि बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। 1947 में सीमाएं खींची, लेकिन यह सिर्फ भूगोल का नहीं, अर्थव्यवस्था का भी विभाजन था। जूट उद्योग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कच्चा जूट पूर्वी बंगाल में उगता था, मिलें पश्चिम बंगाल में थी। विभाजन के बाद खेत पूर्वी पाकिस्तान चले गए, मिलें भारत में रही। सप्लाई चेन टूट गई। सीमा शुल्क, कूटनीतिक तनाव और अनिश्चितता ने लागत बढ़ा दी। तीर्थंकर रॉय और नेशनल जूट बोर्ड की रिपोर्टें दिखाती हैं कि 1950 के दशक में जूट उद्योग को स्थिर रखने के लिए सरकार को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा। यह केवल जूट का संकट नहीं था, यह औद्योगिक संतुलन के टूटने की शुरुआत थी। 1952 में केंद्र सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू की। इस नीति के तहत कोयला और इस्पात जैसी खनिज आधारित वस्तुओं की ढुलाई लागत देश भर में लगभग समान कर दी गई। पहले पूर्वी भारत को खनिज से निकटता का प्राकृतिक लाभ था। अब यह लाभ लगभग खत्म हो गया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और इंडियन ग्रोथ सेंटर के विश्लेषण बताते हैं कि इस नीति ने पूर्वी भारत के औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को कम कर दिया। अब महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु में उद्योग लगाना उतना ही किफायती हो गया जितना दुर्गापुर में। इस बदलाव से गिरावट तत्काल तो नहीं हुई, लेकिन यह दीर्घकालिक संरचनात्मक नुकसान था। धीरे धीरे बंगाल पिछड़ने लगा। 1967 के बाद राज्य की राजनीति में वामपंथी ताकतें तेजी से उभरी। यह उभार अचानक नहीं था। खाद्य संकट, बेरोजगारी और कांग्रेस शासन के प्रति गहरा असंतोष पृष्ठभूमि तैयार कर चुका था। 1977 में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया और लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता दी। भूमि सुधार और पंचायत सशक्तिकरण की नीतियों ने ग्रामीण समाज में वास्तविक बदलाव किए। असमानता घटी और स्थानीय भागीदारी बढ़ी। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में तस्वीर जटिल थी। 1970 और 80 के दशकों में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण मैन डेज लॉस्ट के राष्ट्रीय आंकड़ों में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी कई वर्षों में 20 से 30% तक दर्ज की गई। घेराव जैसे शब्द औद्योगिक शब्दावली का हिस्सा बने। राजनीतिक अर्थशास्त्री एस.सी. रे ने इसे संस्थागत असंतुलन कहा। उनके अनुसार संकट मजदूर अधिकारों का नहीं बल्कि पूंजी और शासन के बीच भरोसे के नुकसान का था। लंबे समय तक नेतृत्व ज्योति बसु के हाथों में रहा। सामाजिक न्याय की उपलब्धियां स्पष्ट थी।
पर औद्योगिक आधुनिकीकरण की रफ्तार धीमी पड़ी। निवेश केवल नीति से नहीं, धारणा से भी चलता है, और उस दौर में यह धारणा बन चुकी थी कि यहां जोखिम अधिक है। 1950 के दशक में देश की लगभग 60% जूट मिलें पश्चिम बंगाल में थी। 1990 के दशक तक कई बीमार या बंद हो चुकी थी। हिंदुस्तान मोटर्स, बर्न स्टैंडर्ड, ब्रेज एंड कंपनी जैसी इकाइयां धीरे धीरे उत्पादन घटाती गई। एएसआई आधारित शोध, जिसमें पंचानन दास और अरण्या चक्रवर्ती का काम शामिल है, बताते हैं कि इकाई स्तर पर तकनीकी दक्षता गिर रही थी। मशीनरी पुरानी, निवेश कम, वर्किंग कैपिटल की कमी। यह केवल राजनीति नहीं थी, यह तकनीकी पिछड़ापन भी था। 1991 में उदारीकरण आया। अब राज्यों के बीच निवेश की प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार 1991 से 2000 के बीच स्वीकृत औद्योगिक निवेश प्रस्तावों में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 4% से भी कम रही। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस, बिजली सुधार और भूमि बैंक तैयार किए। पश्चिम बंगाल की छवि अभी भी संघर्ष प्रधान राज्य की थी। पूंजी स्थिरता चाहती है, वह स्पष्टता चाहती है। 1990 के दशक के अंत तक यह साफ हो चुका था कि पुराना औद्योगिक मॉडल टिकाऊ नहीं है। 2000 में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि राज्य को उद्योग के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। उनका संदेश साफ था, डू इट नाउ। आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 उभरने लगा। विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया। राज्य सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम की बात की। वर्क कल्चर सुधारने की खुली अपील की गई। लेकिन समस्या केवल नीति की घोषणा की नहीं थी, समस्या विश्वास का था। 3 दशकों की बनी धारणा रातों रात नहीं बदलती। निवेशक केवल नीति नहीं, स्थिरता देखते हैं। वो यह भी देखते हैं कि राज्य की राजनीतिक संस्कृति कितनी स्थायी है। इसी समय एक बड़ा दांव खेला गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रवेश। टाटा मोटर्स का नैनो प्रोजेक्ट यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह प्रतीक था कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक वापसी के लिए तैयार है। लेकिन इतिहास ने फिर मोड़ लिया। सिंगूर में जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ। कई किसानों ने मुआवजा स्वीकार किया, कई ने विरोध किया। मुद्दा केवल जमीन का नहीं था, मुद्दा सहमति और प्रक्रिया का था। इसी बीच नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। राज्यव्यापी तनाव बढ़ा, हिंसा हुई, राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो गया। 2008 में टाटा मोटर्स ने सिंगूर से परियोजना हटाने की घोषणा की। नैनो संयंत्र गुजरात के सानंद चला गया। यह घटना आर्थिक से अधिक प्रतीकात्मक थी। देश भर में यह संदेश गया कि पश्चिम बंगाल में भूमि, राजनीति और उद्योग के बीच संतुलन अभी भी अस्थिर है। बाद में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अवैध घोषित किया और किसानों को जमीन लौटाने का आदेश दिया। कानूनी दृष्टि से यह किसानों की जीत थी, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से यह एक झटका था। 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। नई सरकार ने उद्योग के प्रति आश्वासन दिया, लेकिन सिंगूर की छाया लंबे समय तक निवेश के निर्णयों पर बनी रही। यह सवाल उठता है, क्या सिंगूर कारण था या वह पहले से चली आ रही प्रक्रिया का अंतिम प्रतीक? सच शायद दोनों के बीच है। सिंगूर ने उस भरोसे की दरार को सार्वजनिक कर दिया जो दशकों से बन रही थी। तो असली कारण क्या थे? सिर्फ ट्रेड यूनियन? सिर्फ वाम राजनीति? सिर्फ केंद्र की नीति? सच यह है कि यह एक संयुक्त परिणाम था। विभाजन का झटका, फ्रेट इक्वलाइजेशन नीति, उच्च औद्योगिक विवाद दर
तकनीकी आधुनिकीकरण में कमी, उदारीकरण के बाद प्रतिस्पर्धी राज्यों की तेज प्रतिक्रिया, भूमि अधिग्रहण का संकट और सबसे बढ़कर भरोसे का संकट। उद्योग अचानक नहीं जाते, वे धीरे धीरे हटते। पश्चिम बंगाल ने मजदूरों को आवाज दी, लेकिन उद्योग को स्थिर भरोसा नहीं दे पाया। इतिहास सिखाता है कि आर्थिक परिस्थिति नाजुक होती है। एक बार संतुलन बिगड़ जाए तो वापसी कठिन होती है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।